सबसे बेस्ट डाइट कौन सी है आपके ऑप्टिमल हेल्थ के लिए? सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मगर लॉन्ग टर्म में भी। वो फूड्स जिनसे सिर्फ आपकी आयु नहीं बढ़ेगी मगर आपकी हेल्थ की आयु भी बढ़ेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर चैनल में आपका स्वागत है। आपने मुझे पहले सुना होगा कि कैसे आपको ऑप्टिमल हेल्थ इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अचीव करनी है, मगर जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे उस वक्त आपको क्या खाना चाहिए अपने फीडिंग विंडो में, उसके बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेटाबॉलिक हेल्थ और हेल्थ बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा किस डाइट से होंगे? हमारे इस चैनल में हमारा एम है कि हम आइडियल वेट को मेंटेन करें, क्रॉनिक मेटाबॉलिक इलनेसेस को रिवर्स करें, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन जो हमारे बॉडी में सूजन होती है उसको कम करें, एनर्जेटिक फील करें, हेल्दी हो जाएं और अपने बॉडी को अपने एनवायरनमेंट और अपने जेनेटिक्स के साथ हार्मोनाइज करें। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगा डाइट के बारे में बात करने के लिए। उसका कारण ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बहुत ही यूनिफाइंग सब्जेक्ट है। चाहे आप किसी भी डाइटरी कैंप में हों, हर कोई इस बात को मानता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मगर डाइट कौन सी आपको फॉलो करनी है ये एक डिबेट का विषय है। कुछ लोग जैसे कि कीटो डाइट फॉलो कर रहे होंगे, कुछ और लोग लो कार्ब, एटकिंस, कैलोरी काउंटिंग कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो जिम में हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो कर रहे हों। हो सकता है कुछ लोग वीगन्स हों और कुछ लोग कार्निवोर्स हों। तो मुझे ये लगा कि मुझे थोड़ा वक्त लेकर अच्छी तरीके से देखकर आपको एडवाइस करना चाहिए, सारा रिसर्च देखने के बाद और हर डाइटरी अप्रोच के प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके 1 या 2 और पार्ट्स भी होंगे। इसमें मैं सारा रिसर्च, सारे एविडेंस को एनालाइज करूँगा और आपको डाइट के बारे में बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दूंगा। सबसे बेस्ट डाइट जो मैं रेकमेंड करता हूँ उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं होल फूड बैलेंस्ड डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि जो सबसे रियल एनिमी है वो है अल्ट्रा रिफाइंड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डाइट फिलॉसफी आप फॉलो करते हैं, हर एक फिलॉसफी ने एक विलन को आइडेंटिफाई किया है। एज एन एग्जाम्पल, जो लोग कीटो डाइट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को एक विलन के तौर से देखते हैं। जो लोग एक वीगन डाइट को फॉलो करते हैं उनको मीट विलन के तौर से लगता है, और जो लोग एक कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं अक्सर वो ग्रेन्स या इवन वेजिटेबल्स को अपना विलन मानते हैं। मैं अपनी रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेसिंग ऑफ फूड ही सबसे बड़ा विलन है। ये नहीं मैटर करता कि आपने प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस किया। अगर आपने किसी भी चीज़ को प्रोसेस किया वो उसको ख़राब कर देगा, और हम डिस्कस करेंगे इन स्टडीज़ को और रिसर्च को जो इस फिलॉसफी को आपको एक्सप्लेन करेगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मेटाबॉलिक इलनेस, कैंसर पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। जिस तरह से आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को रिकग्नाइज कर सकते हैं वो ये फूड्स हैं जो एक फैक्ट्री में बनाए गए हैं या एक बेकरी में, एक इस तरह से जिस प्रोसेस के थ्रू उसके जो ओरिजिनल फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हटा दिए गए हैं और अलग प्रकार के केमिकल्स जोड़े गए हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और आपके अंदर एक हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी भी डेवलप हो जाए। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं मगर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, और इनके केमिकल्स की वजह से ये इन्फ्लामेटरी भी होते हैं। इन्फ्लेमेशन या हम सूजन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनको लो ग्रेड क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, जिसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में हमेशा एक सूजन बनी रहती है। सूजन क्या होती है? शॉर्ट टर्म में तो सूजन नॉर्मल है। जब भी आपकी बॉडी किसी चीज़ को फाइट कर रही होती है, चाहे वो चोट लगी हो या आप एक्सपोज हो जाएं किसी टॉक्सिन, केमिकल, पॉइजन से
या कोई पैथोजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को इन्वेड करे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, आपके इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आपकी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं और वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे आप इन सब टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पैथोजेंस को अपने बॉडी से क्लियर आउट करते हो। मगर कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कॉन्टिन्यूसली बढ़े रहते हैं और ये फिर आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। ये वो क्लाइंट्स हैं जिनमें मैं अक्सर ESR और CRP को मेजर करता हूँ और हर एक साल या हर एक 6 महीने इनके ESR 30 से ऊपर और CRP 2.0 से ऊपर परसिस्टेंटली रहता है। इन क्लाइंट्स को ऐसा करना होता है जिससे उनकी सूजन कम हो और वो काम बढ़ाने होते हैं जिनसे उनकी सूजन घटे। जैसे कि इन क्लाइंट्स को बताया जाएगा कि अपना वज़न कम करो, अपनी स्लीप को बेहतर करो, अपने स्ट्रेस को कम करो और अगर कोई भी अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इलनेसेस हैं जैसे कि स्लीप एपनिया तो उसको कंट्रोल करो। मगर अगर हम सिर्फ डाइट के बारे में बात करें तो हमारे डाइट में वो क्या पदार्थ हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ॉरेन हैं, वो चीज़ें जो कभी एंसेस्ट्रली इतिहास में हमारे को कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। एंड बाय एंड लार्ज ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड में अब पिछले 50 सालों में इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ये पहले कभी नहीं थी हमारी डाइट में हज़ारों सालों के लिए, मगर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फूड, कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड की वजह से अब वेरियस केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं जो आपको इन लॉन्ग फूड लेबल्स में दिखते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड के, जो फैक्ट्री में बनाए गए फूड्स हैं। इनसे हमारी बॉडी में एक क्रॉनिक लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन पैदा होता है क्योंकि हमारी बॉडी को इनकी हैबिट नहीं है और फिर इनसे वज़न भी बढ़ता है, खासकर कमर के आसपास वज़न बढ़ता है और जो वज़न बढ़ता है उससे खुद ही इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। बहुत समझना ज़रूरी है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड से वज़न क्यों बढ़ता है। ये ज़्यादा कैलोरी डेंस हैं मगर फाइबर इनमें कम है, इसकी वजह से आपकी भूख कभी मिटती नहीं। जो फाइबर में शुगर को एब्जॉर्ब कम होने की वैल्यू होती है वो भी इन प्रोसेस फूड्स में नहीं होती। सटाइटी या फीलिंग कि आपकी भूख मिट चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना पड़ेगा। जब हम खाना खाते हैं जिसमें हेल्दी फैट्स हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जो हमको बताता है कि अब पेट भर गया। जब हम प्रोटीन खाते हैं तब भी हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जो बताता है कि हमारा पेट भर गया, मगर कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा कोई केमिकल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम फाइबर पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो फाइबर हमारे पेट के वॉल को स्ट्रेच करता है और ऐसे रिसेप्टर्स हैं हमारे पेट में जो जब स्ट्रेच होते हैं तो हमारे ब्रेन को बताते हैं कि अब बहुत हो गया, खाना खा लिया हमने। मगर ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर्स हैं इनमें फाइबर हटा दिया जाता है तो आपके ब्रेन को कभी ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपका पेट भर चुका है। अब आप ये सोचिए, कभी आप बफे मील के लिए जाते हैं, आपने भर पेट खाना खा लिया और फिर डेजर्ट की बारी आती है। क्या आपको एवोकाडोज मिलेंगे डेजर्ट में? नहीं। क्या आपको मछली मिलेगी डेजर्ट में? नहीं। या सैलड? वो भी नहीं। आपको दिया जाएगा प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यह एक सेइंग ही नहीं है, ये हकीकत है कि आपके पेट में हमेशा जगह रहेगी प्रोसेस शुगर्स के लिए क्योंकि इनमें कोई सिग्नल ही नहीं है कि आपका पेट भर चुका है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। इसलिए हम अल्ट्रा प्रोसेस कार्ब्स को खाकर ओवर ईटिंग कर लेते हैं और इससे हमको कभी पेट भरने की फीलिंग नहीं आती और ऐसे भी ओबेसिटी बढ़ जाती है। एक और कारण है कि क्यों अल्ट्रा प्रोसेस फूड से हमारा वज़न बढ़ता है। वो खाने जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वो है हमारे शुगर एंड इंसुलिन कर्व की वजह से। जब हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं तो जल्दी से शुगर बढ़ता है और जल्दी से इंसुलिन भी बढ़ता है। क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन का काम है ब्लड से शुगर को हटाना और फैट में डिपॉजिट करना, तो आपका शुगर जल्दी से नीचे भी आता है और उससे आपको जल्दी
भूख लगने लगती है और ये एक पूरे दिन का एक साइकिल बन जाता है कि आप जल्दी जल्दी खाते रहते हो। तो आप सोचिए, अगर आप नाश्ते में ऑमलेट के साथ एवोकाडो खाते हैं तो आपको प्रोबेबली 1 या 2 बजे तक कोई भूख नहीं लगेगी। ऑन द अदर हैंड, आप कभी अगर सफ़ेद ब्रेड और फ्रूट जैम के साथ नाश्ता करें तो आप बहुत ही जल्दी हंग्री फील करने लगेंगे। हो सकता है कि सुबह 10 बजे तक भी आपको भूख लगनी शुरू हो जाए। उसका कारण ये है कि एवोकाडोस और एग्स से आपका शुगर और फैट स्लोली आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा और ये आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। मगर जो प्रोसेस अल्ट्रा रिफाइंड शुगर्स थे आपके वाइट ब्रेड में और फ्रूट में, उससे आपका शुगर जल्दी बढ़ा, इंसुलिन भी जल्दी बढ़ा क्योंकि इसमें फाइबर नहीं था और फिर ये जल्दी नीचे भी आया और आपको जल्दी भूख लग गई। इससे एक साइकिल बन जाता है ओवर फीडिंग का और इसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ जाता है। ये वही क्लाइंट्स हैं जिनको अगर मैं बोलता हूं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें तो उनका जवाब यही होता है कि नहीं डॉक्टर, मुझसे फास्टिंग नहीं हो सकती, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब हेडेक होता है, बॉडी टायर्ड हो जाती है, फटीग हो जाता है। और इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि पहले अपनी डाइट को फिक्स करो, फिर अपने फ्लूइड्स को फिक्स करो। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने विस्तार में ये चीज़ समझाई थी। जब आपकी डाइट कार्ब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, आप हेल्दी फैट अडेप्टेड और ज़्यादा प्रोटीन फाइबर खाएंगे, तब जाके ये कार्ब एडिक्शन कम होगा और फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के जर्नी पे भी निकल जाएंगे। अदरवाइज आप बहुत मिजरेबल फील करोगे क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरह से अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर्स पे डिपेंडेंट है। तो जो हमें रियल फूड्स हैं जो मदर नेचर ने हमको दिए हैं, जिनमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें कैलोरीज कम है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में और हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये आपके लोकल फार्मर्स, आपकी लोकल इकोनॉमी की हेल्प करेंगे, ना कि बहुत बड़ी कंपनीज और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। प्रोसेस फूड्स में प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट शुगर हाई होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कैलोरी ज़्यादा होते हैं और आपको इनको खाने से ऐसा नहीं फील होगा कि आपका पेट भर गया। इनफैक्ट आपको बार बार इन खानों को खाना पड़ेगा और इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो होते हैं उनसे आपका शुगर बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट्स बढ़ेंगे, मगर आपका जिंक, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि हमारे प्रोसेस फूड में क्या क्या केमिकल्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उनकी शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनमें से काफ़ी कुछ केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स होंगे, स्टेबलाइजर्स होंगे, कुछ आर्टिफिशियल कलर्स भी होंगे जो इनका वाइब्रेंट कलर दें। मगर इनमें से ऐसी भी चीज़ें जोड़ी जाती हैं जो इन खानों को एडिक्टिव बनाने के लिए जोड़ी जाती हैं, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इन केमिकल से आपके डोपामिन सेंटर्स ब्रेन में ऐसे लाइट अप करते हैं जैसे कि कोई क्रिसमस ट्री, और इनका असर आपके ब्रेन पे वैसा ही होता है जैसे कि नशीली पदार्थ जैसे कि अल्कोहल और सिगरेट्स। और ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, जब आप उस पोटैटो चिप्स के बैग को खोलते हो आप उसको नीचे नहीं रख सकते, आपको वो पोटैटो चिप्स का बैग ख़त्म करना पड़ता है। और ऐसे भी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइज करती हैं इस चीज़ को कि नो वन कैन ईट जस्ट वन। देखिए, इन्होंने ऐसी चीज़ें डाली हैं इसके अंदर जो इसको एडिक्टिव बनाती हैं, और ये इवन अपने एडवर्टाइजिंग में ब्रैग करते हैं कि आप अगर शुरू करोगे तो आपको खाना पूरा पड़ेगा। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इन फूड लॉबीज और इंडस्ट्रीज की। तो आपको सोचना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो फैक्ट्री में बनाई गई हैं या किसी बेकरी में बनाई गई हैं, आपको कैसे उनको रिप्लेस करना है इन ऑल्टरनेटिव्स के साथ जो ज़्यादा रियल फूड हैं, प्रेफरेबली घर पे बनाए गए हों, जिनमें मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग हो। और रिसर्च ने ये दिखाया है कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन का कैलोरी इंटेक वेस्टर्न वर्ल्ड में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से है। इंग्लैंड में लगभग 60%, नॉर्थ अमेरिका में लगभग 70% और बच्चों का तो 80% ऑफ कैलोरी इंटेक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फैक्ट्री मेड फूड से होता है। ये शॉकिंग है।
एज ए फिजिशियन मैं अब मेटाबॉलिक इलनेस को कम और कम आयु में अब डायग्नोज कर रहा हूँ। जब मैं मेडिकल स्कूल में एंटर किया था 1996 में, तब टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन मानी जाती थी जिसको हम बोलते थे कि ये 50s में शुरू होगी ज़्यादातर लोगों में। 10 साल बाद ये फिर 40s में आ गई, अब 30s में आ गई है। और अब मुझे दुख है ये बोलते हुए कि मैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीनेजर्स को टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ डायग्नोज कर रहा हूँ। और जब मैं छोटे बच्चों में ब्लड टेस्ट करता हूँ, अक्सर उनमें प्री डायबिटीज़ निकलता है। ये कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक्स हैं जिनसे हमको शॉक होना चाहिए। एक सुनामी आ रहा है मेटाबॉलिक इलनेस का, और ये ह्यूमन रेस को विद इन अ फ्यू सेंचुरीज मिटा सकता है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अंत कर देगा हमारी ह्यूमन रेस का, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक इलनेस, मगर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, अपनी डाइट को सुधारना है ताकि हम होल फूड बैलेंस्ड डाइट को खाएं, एक्सरसाइज को बढ़ाएं, स्ट्रेस को कम करें, अपनी नींद को बेहतर करें, तो हम इन सब मेटाबॉलिक इलनेसेस के मार्च को, इस सुनामी को हम रोक सकते हैं। बहुत ज़रूरी है समझना कि अलग अलग ग्रेडेशंस होते हैं प्रोसेस्ड फूड के। एज एन एग्जाम्पल, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में नेचुरल फूड्स हैं, बीच में माइल्डली प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा होगा कि अगर आप ऑलिव्स को एक ग्लास बॉटल के अंदर डाल दो, या आप फर्मेंटेड फूड्स को जैसे कि अचार या पिकल्स, ये सब माइल्डली प्रोसेस्ड फूड्स हैं और इस लेवल की प्रोसेसिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल है हमारे डाइट के लिए। मगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, फैक्ट्री मेड फूड जिनमें 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, टिपिकली लॉन्ग स्टोरेज लाइफ है, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कभी अपने किचन के अंदर नहीं मिलेंगे, वो हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इस स्कीमेटिक में भी आपको ये समझने में आसानी होगी। इसमें एग्जांपल है रॉ फूड्स का जो बिल्कुल अनटच्ड हैं अपने नेचुरल फॉर्म में, उसका एग्जांपल होगा बेरीज। फिर अगले स्कीमेटिक में है कुक्ड होल फूड जो नेचुरल फॉर्म में है मगर उनमें माइल्ड प्रोसेसिंग की गई है, जैसे कि ब्राउन राइस को हम इसका एग्जाम्पल के तौर से मान सकते हैं। उसका अगला होगा वो रिफाइंड फूड्स जिनमें ओरिजिनल फॉर्म में बदलाव किया गया है और थोड़े उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। उसका एग्जाम्पल होगा वाइट राइस, क्योंकि उसका ब्राउन निकाल दिया गया है। मगर आखिरी सबसे खतरनाक कैटेगरी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें वो खाना अपने ओरिजिनल से बिल्कुल दूर निकल चुका है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए गए हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाल दिए गए हैं, जैसे कि राइस क्रैकर्स। इस स्कीमेटिक से भी आपको डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग समझ में आएगी। पहला ग्रुप वो है जो अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ये वो खाने हैं जिनमें प्रोसेसिंग कही गई है ज़्यादातर जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको निकालने के लिए, मगर इससे कोई केमिकल्स या एडिशनल सब्सटेंसेस जोड़े नहीं जाते। एक एग्जांपल होगा फ्रोज़न वेजिटेबल्स। दूसरे ग्रुप में ऐसे खाने हैं जो माइल्डली प्रोसेस्ड हैं। इस ग्रुप में उस खाने में कुछ चीज़ें कही गई हैं जिससे वो थोड़ा इजी हो जाए स्टोर करने के लिए, जैसे कि ग्राइंडिंग, प्रेसिंग या ड्राइंग आउट। इसका एग्जाम्पल होगा कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल जो ऑलिव से निकलता है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए सेफ है। थर्ड कैटेगरी होगी वो प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें थोड़ी सी और प्रोसेसिंग भी है मगर ये भी हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, जैसे कि अगर आप अचार बनाते हैं या उसको स्मोक करते हैं, क्यूर करते हैं, फर्मेंट करते हैं, पिकल करते हैं, तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। इनको हम माइल्डली प्रोसेस्ड फूड्स का लेबल दे सकते हैं। मगर जो फोर्थ कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इन खानों को आप ओरिजिनल से ऑलमोस्ट रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इनमें बहुत सारे केमिकल्स जोड़े जाते हैं उनकी स्टोरेज लाइफ को लंबा करने के लिए और उनको एडिक्टिव बनाने के लिए, और जो जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम, जो भी मिनरल्स हैं वो इनमें से निकाल दिए जाते हैं ताकि स्टोरेज लाइफ बढ़ जाए। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपनी फूड की प्लेट इस तरह से अरेंज करनी चाहिए। अपने प्लेट को 4 हिस्सों में बांटिए, बराबर के हिस्से। एक क्वार्टर में
हाई क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स डालिए। जो ग्रेन है, चाहे वो चावल हो या रोटी हो, उसको होल ग्रेन होना चाहिए। पर्सनली मैं ब्राउन बासमती लाल किला ब्रांड यूज करता हूँ। अगर ब्रेड है तो बेस्ट है स्प्राउटेड ब्रेड या एजेकियल ब्रेड। अगर वो ना हो तो आप एक कमर्शियल ब्रांड जैसे कि कंट्री हार्वेस्ट एंशिएंट ग्रेन्स को भी यूज कर सकते हैं। इसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स दोनों हैं। उसको देख के मुझे ये पता चलता है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि वाइट ब्रेड के ऊपर स्प्रिंकल किया गया है फाइबर, उसमें कुछ ओरिजिनल फाइबर भी है जो उस ग्रेन से निकाला नहीं गया है, क्योंकि उसमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स दोनों हैं। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर आप एप्पल खाते हैं तो उसकी स्किन को मत निकालिए। कुछ लोगों को वैक्स को लेकर कंसर्न होता है, उसको आप धोइए जितना अच्छी तरह से हो सकता है, मगर उसके जो फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोकेमिकल्स, बायो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्वर्सेटिन, जिनसे आपको फ़ायदा होगा, वो तो स्किन में ही हैं। रूट वेजिटेबल्स का भी यही है। आप अपने आलू को धोइए जितने अच्छी तरह से धो सकते हैं, थोड़ा उसको आप पील कर दीजिए, मगर मेनली स्किन को रखिए, क्योंकि उसका फाइबर, उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीशियम जो हैं वो तो उसके स्किन में ही हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप होल रखिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि ये एक लो कार्ब डाइट है, मगर ये लो कार्ब नहीं है, ये एक बैलेंस डाइट है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि एशियन कंट्रीज जहाँ पे चावल ज़्यादा खाते हैं, या हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी जिनमें हमारा कार्ब इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 1/4 मतलब 25% मैक्सिमम कार्ब इंटेक करेंगे फलों का, ग्रेन्स जैसे कि चावल, चपाती का, और रूट वेजिटेबल्स जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, पोटैटो, तो ये एक बैलेंस डाइट है। आपको अगर ये लो कार्ब लग रहा है तो उसका कारण सिर्फ यह है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उसमें आप बैलेंस लाइए। मैं कल ही एक डायबिटिक पेशेंट से बात कर रहा था जो 25 साल से डायबिटिक है, अब इंसुलिन के इंजेक्शंस पर भी है। मैंने उसको पूछा कि आप नाश्ते में क्या खाते हो, और हर एक चीज़ इंक्लूडिंग द ऑरेंज जूस कार्बोहाइड्रेट था। वो एक 100% कार्ब मील खा रही थी। तो मैंने उसको समझाया कि अगर आप इतना शुगर खाओगे तो शुगर तो बढ़ेगा ही। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर चारों का बराबर रिप्रेजेंटेशन हो। हेल्दी फैट्स एक इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट खाने के पदार्थ है हमारे लिए, इससे हमारी हार्ट हेल्थ बढ़ती है। ऑफ्टन जो HDL है, जो एक ट्रांसपोर्टर है गुड कोलेस्ट्रॉल का, जो आपके लिवर को, आपके ब्लड वेसल्स को साफ करता है, और दिखाया गया है कि HDL जब बढ़ता है तो हमारी हार्ट डिजीज़ कम होती है। हमारे सारे सेल्स में फैट होता है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन 80% फैट से बना होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट्स को खाएं, ओमेगा 3 को खाएं। और जब हमारी आयु बढ़ती है, जब हमको डिमेंशिया और कॉग्निटिव डिक्लाइन का डेंजर होता है, तब भी बहुत ज़रूरी है कि हम ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स को कंज्यूम ज़्यादा करें। जो फैट्स को विलन बनाया गया है इन द फैक्ट, और सारे फैट्स को, इवन हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स को कम किया गया है, उससे हमारे सोसाइटी को नुकसान हुआ है। ओबेसिटी बढ़ी है, मेटाबॉलिक इलनेस भी बड़ी है। तो ये भी याद रखें कि जब आप हेल्दी फैट खाते हैं तो वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक फुल करता है और आपको भूख देर से लगती है। इसलिए 1/4 ऑफ योर प्लेट आपको हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स के लिए रखना है। और मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब मैं बोलता हूँ 1/4 प्लेट, इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि एग्जैक्टली 1/4 प्लेट, क्योंकि जितनी जगह एक खाना आपकी प्लेट में लेता है उसकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, कैलोरी डेंसिटी, फैट की कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, 9 किलो जूल्स वर्सेस 4 किलो जूल्स। तो जब आप फैट को खाएंगे तो आपको ज़्यादा कैलोरीज उससे मिलेंगे एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये भी है कि खाने की अपनी डेंसिटी अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम नट्स को देखें, नट्स काफ़ी
डेंस होते हैं, उनकी कैलोरी डेंसिटी काफ़ी हैवी होती है। अगर हम एक वॉलनट को एक ऑलिव के साथ कंपेयर करें तो अब इवन वजन और कंसिस्टेंसी में देखेंगे कि वो ज़्यादा डेंस है। तो जबकि वॉलनट आपकी प्लेट में कम जगह लेगा, उसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगे उसकी स्पेस के हिसाब से। इसलिए आप समझें कि जब मैं एक क्वार्टर प्लेट का एग्जांपल देता हूँ, मैं लिटरली क्वार्टर प्लेट नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बराबर हिस्से में रिप्रेजेंटेशन देना है चारों ग्रुप्स को, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स को। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, खासकर लो कार्ब या कीटो कम्युनिटी में, जो ये वरी करेंगे कि शुगर जब बढ़ेगा तो उससे क्या असर पड़ेगा उनके शरीर के ऊपर। ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड हो। अगर आप होल ग्रेन्स, होल फ्रूट्स और होल रूट वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स को नहीं खाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, फाइबर, जिनसे आप व्याकुल हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे खराब असर पड़ेगा। इन चीज़ों को कम रख के आप शुगर स्पाइक को कंट्रोल कर सकते हो। शुगर स्पाइक कंट्रोल करने का पहला तरीका यह है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो वो होल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अपने सफ़ेद चावल को ब्राउन चावल या ब्राउन बासमती से रिप्लेस करिए। वाइट ब्रेड को स्प्राउटेड या एज़ेकियल ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड से रिप्लेस करिए। कभी भी कोई फ्रूट की पदार्थ नहीं खानी जो उसके ओरिजिनल फ्रूट में ना हो। फ्रूट न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा दोगला या टू फेस्ड आइटम है। जब हम फ्रूट खाते हैं तो उससे ज़्यादा हेल्दी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। उसमें पॉलीफिनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके मेटाबॉलिक स्टेट में आपको हेल्प करेंगे। मगर एज सून एज आपने फ्रूट को किसी भी और चीज़ में फैक्ट्री में कन्वर्ट किया, जैसे कि फ्रूट जूस, फ्रूट जैम, फ्रूट मार्मलेड, फ्रूट आइसक्रीम, ये सब आइटम्स ऐसे हैं जिनमें क्योंकि फ्रूट लिखा होता है हमको लगता है कि बहुत हेल्दी है और एक हेल्दी फीलिंग आती है उसको खाकर, मगर ये बिल्कुल अनहेल्दी है। इनफैक्ट एक्सट्रीमली अनहेल्दी है, पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूट कॉज ऑफ मेटाबॉलिक इलनेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है फैटी लिवर, क्योंकि लिवर ब्लॉक हो जाता है फैट ट्राइग्लिसराइड से। बाय डेफिनेशन अगर आपकी लिवर में 5% से ज़्यादा फैट हो तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। शुगर जो है वो मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, डाइसैकेराइड हो सकते हैं या पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। जबकि मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज केमिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, मगर फ्रक्टोज काफ़ी डिफरेंट है इस लिहाज से कि वो हमारे बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है। हमारा फ्रक्टोज फ्रूट शुगर जो है ज़्यादातर अपने लिवर में मेटाबोलाइज होता है, जबकि ग्लूकोज वो बॉडी के किसी भी सेल में मेटाबोलाइज हो सकता है। टेबल शुगर में सुक्रोज होता है जो 1 पार्ट ग्लूकोज एंड 1 पार्ट फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है, मतलब 50-50%। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो नेचुरल फ्रक्टोज हमारी फ्रूट में होता है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। जो उसके अंदर पहले से नेचुरल फाइबर, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं, वो उसके इस इफेक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और इसके साइंटिफिक स्टडीज़ हैं इसको प्रूव करने के लिए। मगर जो फैक्ट्री मेड फ्रक्टोज है जो फ्रूट से डिराइव किया गया है मगर अब वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, जैसे कि फ्रूट जैम, फ्रूट मार्मलेड, फ्रूट जूस, ये एक बहुत अलग तरीके का इफेक्ट देते हैं आपके लिवर और आपके बॉडी के लिए। ये सीधे आपके लिवर में जाएगा, वहीं पे मेटाबोलाइज होगा, मगर बहुत जल्दी लिवर की कैपेसिटी फुल हो जाती है और फिर ये जो शुगर है वो ट्राइग्लिसराइड्स के तौर से आपके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है और आपकी बॉडी में भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इवेंचुअली ये होता है कि आपकी बॉडी शुगर को इन फैटी लिवर सेल्स के अंदर पुश नहीं कर पाती, जो इंसुलिन का मेन मकसद होता है, और इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये लीड करता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसका पूरा फैटी
लिवर, फैटी पैंक्रियास, ओबेसिटी, प्री डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, डिमेंशिया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये पूरा जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ सिम्टम्स हैं, इसका एक सेंट्रल प्रोसेस है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए कभी भी अल्ट्रा रिफाइंड फ्रूट प्रोडक्ट्स को नहीं खाना। मेरे घर में कोई फ्रूट जूस नहीं है, कोई फ्रूट जैम नहीं है। अगर हमको कुछ पीना हो तो हम नींबू को स्लाइस करते हैं, उसके छिलके को निकालते हैं, या हम स्ट्रॉबेरीज को स्लाइस करते हैं। हम उसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। अगर हमको हॉट ड्रिंक चाहिए तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मैं एक हरे चाय को भी पीता हूँ जिसमें मैं अक्सर बहुत सारी स्पाइसेस डालता हूँ, जैसे कि इलायची, लौंग, हल्दी, पुदीने के पत्ते, अदरक। मगर हमारे घर में कोई फ्रूट जूस और डेफिनेटली कोई भी हाई एनर्जी ड्रिंक्स आपको नहीं मिलेंगी। एक और तरीका है अपने शुगर स्पाइक्स को कम करने का, वो है अपनी डाइट में थोड़ा एसिड को जोड़ना। जो एसिड है वो आपके एक एंजाइम सलाइवरी अल्फा एमिलेज को इनहिबिट करेगा और इससे आपका शुगर एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में कम होगा। मैंने एक स्टडी डिस्कस की थी अपनी पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने इसका पूरा रिसर्च डिस्कस किया था। आप एसिड को जोड़ सकते हैं अपनी डाइट में नींबू का पानी जोड़कर, या नींबू का अचार जोड़कर जो आइडियली ऑलिव ऑयल में क्यूरेटेड हो। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर को भी कम करेगा। ये आप एप्पल साइडर विनेगर से भी ले सकते हो। एक और तरीका है अपने कार्ब्स का स्पाइक कम करने के लिए, और वो है कि अपने कार्ब्स को आप बाद में थोड़ी देर से खाओ। होपफुली अभी आप क्वार्टर प्लेट कार्ब्स, क्वार्टर प्रोटीन, क्वार्टर हाई क्वालिटी फैट्स एंड क्वार्टर फाइबर को फॉलो कर रहे होंगे। जो बाकी 3 कैटेगरीज हैं उनसे आप अपना खाना शुरू करें, और कुछ मिनट्स के बाद जब आपके पेट में थोड़ा खाना हो तब अपने कार्ब्स को आप खाना शुरू करें। अगर आप कार्ब्स को खाली पेट खाओगे तो खाली पेट उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर पहले से पेट में अन्य तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो कम हो जाएगा। खाने के तुरंत बाद हल्की एक्सरसाइज करिए, शायद एक वॉक पे निकल जाइए, क्योंकि जो भी शुगर आपने खाया होगा वो आप यूटिलाइज कर लोगे, उसको आप बर्न करोगे, और अगर वो बर्न कर दिया तो फिर वो शुगर कहीं स्टोर भी नहीं होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में भी नहीं होगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, कार्बोहाइड्रेट को हाई क्वालिटी होल फूड ओरिजिनल फाइबर के साथ कंज्यूम करें, 25% से ज़्यादा अपनी प्लेट को कार्बोहाइड्रेट से ना भरें। अगर आप कुछ एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर या नींबू का अचार ऑलिव ऑयल में, इसको आप खाने के साथ खाएं। अगर अपने कार्बोहाइड्रेट को खाने में और चीज़ों के साथ खाएं और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ी देर से खाएं, फाइबर, प्रोटीन और फैट्स के साथ, और फिर अपने खाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट स्पाइक है वो कम होगा, और जो भी बेनिफिट्स हैं जैसे कि बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, फ्लावोनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स, इन सब के फ़ायदे भी आप ले पाएंगे और आपको उस शुगर स्पाइक की इतनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक कीटो या वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को फॉलो कर रहे होंगे। शायद उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ पहले से हो, और मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। मगर मैं ये होप करता हूँ कि ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होगी, और आप इवेंचुअली जब अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा और नियंत्रण कर पाएंगे तो आप बैलेंस डाइट पे मूव कर पाएंगे। ऐसी भी स्टडीज़ हैं कि जो लंबे टाइम तक लोग लो कार्ब डाइट्स या कीटो डाइट्स करते हैं उनको हार्ट की डिजीज़ बढ़ सकती है। ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पब्लिश हुई थी। तो जबकि मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ एक्सेसिव शुगर से रिलेटेड हैं, अगर आप लो कार्ब कीटो डाइट से उसको रिवर्स कर सकते हैं तो वो मैं बिल्कुल समझता हूँ, मगर वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार आपने नियंत्रण पा लिया अपनी डिजीज़ का तो एक बैलेंस डाइट पैटर्न पे आ जाएं ताकि आपको सारे फ़ायदे मिलें कार्बोहाइड्रेट्स के भी। तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन वीडियोस को मैं हिंदी और इंग्लिश
दोनों लैंग्वेजेस में प्रेजेंट करता हूँ। 1-to-1 फ्री रिसोर्स। अपने नोटिफिकेशंस को आप ऑन करिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और फ्यूचर में अगर मेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स हों तो मैं सब्सक्राइबर ओनली लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ टाइप करें कमेंट सेक्शन में, और until next time, stay healthy.